नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पंडित नेहरू के प्रोत्साहन तथा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के सफल निर्देशन से आज भारत में नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तकनीकी काफी विकसित अवस्था में पहुंच गई है। भारत को इस क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाने लगा है। 1948 में परमाणु ऊर्जा से संबंधित समस्त गतिविधियों के नीति निर्धारण हेतु परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी का गठन किया गया था। 1954 में देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन हेतु एक कार्यकारी संस्था के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास, विकिरण प्रौद्योगिकी के कृषि, दवाइयों और उद्योगों में इस्तेमाल तथा मूलभूत अनुसंधान कार्यों में जुटा है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक महत्वाकांक्षी नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत आंतरिक संसाधनों और बाहरी सहयोग से 2020 तक 20,000 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड NPCIL परमाणु ऊर्जा विभाग की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, जिस पर नाभिकीय रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण और संचालन का दायित्व है। 1948 में पारित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं विद्युत उत्पादन जैसे शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करना, उनका नियंत्रण एवं प्रयोग करना तथा कृषि, उद्योग, चिकित्सा, अनुसंधान एवं अन्य क्षेत्रों में नाभिकीय प्रयोगों का विकास करना। भारत ने 18 मई 1974 को जैसलमेर जिले राजस्थान में पोखरण नामक स्थान पर अपना प्रथम नाभिकीय विस्फोट किया था। इस विस्फोट की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इससे किसी भी प्रकार का नाभिकीय औताप न्यूक्लियर फॉल्ट नहीं हुआ। परमाणु ऊर्जा आयोग ने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के प्रथम स्तर के तहत PHWR प्रकार के रिएक्टरों के प्रारूप निर्माण तथा संचालन में पूर्ण तकनीकी क्षमता हासिल कर ली है। भारत ने अपना दूसरा नाभिकीय विस्फोट 11 मई 1998 को किया और इस क्षेत्र में अपनी मजबूती का परिचय दे दिया। परमाणु विद्युत उत्पादन के कार्यान्वयन की दृष्टि से परमाणु विद्युत बोर्ड के स्थान पर 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। इस देश के समस्त परमाणु विद्युत संयंत्र के प्रारूप निर्माण कार्य, संचालन तथा उत्पादन संबंधी दायित्व सौंपे गए। तारापुर स्थित प्रथम 2 इकाइयां क्वेथन जल रिएक्टर BWR किस्म की है, जबकि दाबित भारी जल रिएक्टर PHWR किस्म के 7 रिएक्टर रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौर उत्तर प्रदेश तथा काकरापार गुजरात में कार्यरत है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में 40 मेगावाट शक्ति का एक फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR कार्य कर रहा है। प्रति 220 मेगावाट क्षमता वाले 4 और रिएक्टर रावत भाटा राजस्थान तथा कैगा कर्नाटक में बनाए गए हैं। 500 मेगावाट क्षमता वाले PHW प्रकार की रूसी रिएक्टर की 2 इकाइयां कुडुनकुलम तमिलनाडु में लगाई गई हैं। नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी किसी परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की उपस्थिति होती है। जब कभी किसी न्यूट्रॉन 0N1 को यूरेनियम के नाभिक पर बमबारी कराया जाता है तो यह नाभिक टूट जाता है, जिसे विखंडन फिजन की संज्ञा दी जाती है। विखंडन की इस प्रक्रिया में वस्तुतः यूरेनियम के द्रव्यमान में कमी आती है, जो कि द्रव्यमान ह्रास मास डिफेक्ट कहलाती है। डेल्टा एम और इसे आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर द्वारा निरूपित किया जाता है। डेल्टा ई बराबर उत्पादित ऊर्जा, डेल्टा एम द्रव्यमान ह्रास, सी स्थिरांक बराबर प्रकाश
का वेग। इस प्रकार विखंडन प्रक्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा विमुक्त होती है वह इसके द्रव्यमान में आई कमी की तुल्य होती है। दैट इज डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम, चूंकि सी एक स्थिरांक है। यही ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी अथवा परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी कहलाती है, क्योंकि किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान वस्तुतः उसके नाभिक में ही केंद्रित होता है। उपरोक्त नाभिकीय प्रक्रिया में द्रव्यमान 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा विमुक्त होती है। 1 ग्राम यूरेनियम को जलाने पर 5.128 × 10⁻23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि लगभग 20 टन टीएनटी डाई नाइट्रोटाइलवीन की ऊर्जा के तुल्य है। नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह दरअसल एक प्रकार की भट्ठी ओवन है जिसमें नाभिकीय पदार्थ को जलाना संभव हो पाता है ताकि अत्यधिक परिमाण में ऊर्जा की प्राप्ति संभव हो सके। नाभिकीय रिएक्टर के 5 मुख्य अवयव होते हैं। नाभिकीय ईंधन, न्यूक्लियर फ्यूल, उदाहरणतः यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम आदि। यही ईंधन नाभिकीय रिएक्टर में जलकर ऊर्जा देते हैं। मंदक मॉडरेटर, उदाहरणतः भारी जल D2O, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड Be2O आदि। दरअसल ये ऐसे पदार्थ हैं जो न्यूट्रॉन की गति को कम कर देते हैं ताकि विखंडन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। U-235 सर्वाधिक उपयुक्त ईंधन मानी गई है क्योंकि इसका नाभिक काफी अस्थायी प्रकृति का होता है, तो इसे विखंडित करने हेतु न्यूट्रॉन की गति को कम करने की आवश्यकता होती है ताकि यह अवशोषित न हो सके। वही दूसरी ओर जब कभी U-238 को विखंडित करना होता है तो इसे तीव्रगामी न्यूट्रॉन की ही जरूरत होती है और इसीलिए मंदक की जरूरत नहीं रह जाती है। शीतलक, कूलेंट, उदाहरणतः सामान्य जल H2O, भारी जल D2O, द्रव सोडियम, लिक्विड सोडियम आदि। इनका उपयोग विखंडन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप रिएक्टर के गर्म हो जाने के बाद इसे ठंडा करने हेतु किया जाता है। रक्षा कवच, शेल्डिंग प्रोटेक्टर, यह सामान्यतया कंक्रीट की मोटी दीवार आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बना होता है ताकि विखंडन के परिणाम स्वरूप निकलने वाले विकिरण रिएक्टर से बाहर न निकल सके। कभी कभी इसी रक्षा कवच के फटने से भयंकर दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं, जैसे चेरनोबिल रूस की घटना। नियंत्रक छड़ें, कंट्रोलिंग रॉड्स, उदाहरणतः बोरान अथवा कैडमियम की छड़ें। दरअसल नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया को संपन्न कराने हेतु सिर्फ एक न्यूट्रॉन की बमबारी ही काफी होती है ताकि इस पर नियंत्रण बनाए रखा जाए। ऐसे में अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिए जाने की जरूरत होती है ताकि विखंडन का कार्य सुचारू एवं नियंत्रण के साथ संपन्न हो सके। रिएक्टर में रखी गई ये छड़ें इसी कार्य को अंजाम देती हैं। उपरोक्त अवयवों की मदद से यूरेनियम के जलने से नाभिकीय विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हो पाती है। इसे निम्न रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है। नाभिकीय ईंधन रिएक्टर से ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एक्सचेंजर, वाष्पीय ऊर्जा, टरबाइन का चलना, जनरेटर का प्रचलन, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति 2 रूपों में संभव है: नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया एवं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। नाभिकीय विखंडन की खोज वर्ष 1938 में ऑट्टो हैन, लिजमेंटर एवं ओटफ्रिच ने की। उन्होंने यह बताया कि जब यूरेनियम के नाभिक U-235 पर मंदगति न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यह नाभिक 2 हल्के नाभिकों बेरिलियम एवं क्रिप्टॉन में टूट जाता है और इस प्रकार क्रम में यूरेनियम के नाभिक में द्रव्यमान की जो कमी आती है उसके चलते एक बृहद परमाणु में ऊर्जा की मात्रा होती है। इसे नाभिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। 92 U-235 यूरेनियम नाभिक प्लस न्यूट्रॉन 0N1 नाभिकीय विखंडन से
92 से 236 अस्थायी नाभिक बनता है, जो 56 Ba 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 30N1 प्लस न्यूक्लियर एनर्जी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रक्रिया के अंत में एक बार पुनः उस न्यूट्रॉन की प्राप्ति हो पाती है जो एक की रिएक्टर के यूरेनियम को पुनः तोड़ सकता है। इस प्रकार एक श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन को जन्म दे देता है, लेकिन इससे हेतु सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। शेष दो न्यूट्रॉन को यदि रिएक्टर में यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो विखंडन की प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाएगी, जो कि विध्वंसक पैदा करेगा, जैसे कि परमाणु बम। अतः नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोगों हेतु, जैसे कि विद्युत उत्पादन, इन अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को नियंत्रित छड़े सामान्यतः कैडमियम द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ताकि एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल चैन रिएक्शन को संभव बनाए जाए। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय संलयन के माध्यम से जब ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो इस हेतु ईंधन के रूप में यूरेनियम की नहीं अपितु हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। दरअसल इस प्रक्रिया की जानकारी अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट ईस्कोट एटकिंसन तथा F.G. फ्रिट्ज हॉन्टरमन्स द्वारा वर्ष 1929 में ही दे दी गई थी। हालांकि इसका प्रथम परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ही वर्ष 1992 में किया गया। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया निम्नवत संपन्न होती है। 1H1 संलयन से 2He4 प्लस 2N2 प्लस 1E0 प्लस ऊर्जा हीलियम प्लस पॉजिट्रॉन निकलता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत भी यही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। 1H2 प्लस 1H2 संलयन से 2He4 प्लस ऊर्जा निकलती है। यहाँ तक कि हाइड्रोजन बम का निर्माण भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। 1H2 प्लस 1H3 संलयन से 2He4 प्लस 0N1 प्लस ऊर्जा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हाइड्रोजन धनावेशित होता है और समान आवेश होने के बावजूद इनके नाभिक एक दूसरे में संलीन हो जाते हैं। ऐसा वस्तुतः उस अत्यधिक ताप 10⁷ केल्विन के चलते संभव हो पाता है, जो कि इन नाभिकों के बीच के प्रतिकर्षण बल से कहीं अधिक इनमें गतिज ऊर्जा प्रदान करने में समर्थ हो पाता है। यही कारण है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। इस हेतु जिस अत्यधिक ताप की जरूरत होती है वह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से प्राप्त कर लिया जाता है। परमाणु बम, जो कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांतों पर बनता है, की अपेक्षा हाइड्रोजन बम लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संलयन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुआ न्यूट्रॉन प्लूटोनियम को विखंडित करने की क्षमता रखता है, जिससे उस ताप शक्ति का निर्माण होता है जो हाइड्रोजन नाभिकों के संलीन होने की आवश्यक है। नाभिकीय प्रदूषण न्यूक्लियर पॉल्यूशन जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न प्रदूषण की तुलना में नाभिकीय प्रदूषण कहीं अधिक खतरनाक एवं जानलेवा साबित हुआ है। नाभिकीय प्रदूषण दो विधियों से फैलता है: रिएक्टर से रिसने वाले नाभिकीय विकिरणों के रूप में अल्फा बीटा एवं गामा विकिरण तथा रेडियो सक्रिय पदार्थ युक्त नाभिकीय कचरे के रूप में। वस्तुतः जब कभी कोई परमाणु विस्फोट होता है तो सूक्ष्म रेडियो सक्रिय कण जैसे स्ट्रोंशियम आदि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रसारित हो जाते हैं। इसे नाभिकीय अवताप न्यूक्लियर फॉल्ट कहते हैं। यह अवताप तीन रूपों में संभव है: स्थानीय अवताप लोकल फॉल्ट, जिसमें रेडियो सक्रिय तत्व विस्फोट के कुछ ही घंटों के अंदर पृथ्वी की सतह के लगभग 100 मील की परिधि में फैल जाते हैं। क्षोभमंडलीय अवताप ट्रांसोस्फेयर फॉल्ट, जिसमें विस्फोट के बाद ऐसे तत्व पृथ्वी की सतह से लगभग 8 मील की ऊंचाई तक फैल जाते हैं। समतापी तापमंडलीय अवताप स्ट्रोस्फेयर फॉल्ट, जिसमें रेडियो सक्रिय तत्व पृथ्वी की सतह से लगभग 20 मील की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इस अवतापों के कारण संपूर्ण जैविक संरचना दुष्प्रभावित होती है। खासकर मानव समुदाय पर सर्वाधिक असर पड़ता
है और वनस्पतियां सूखने लगती हैं तथा त्वचा कैंसर, रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया, अस्थि कैंसर, फेफड़ों की विकृतियां आदि जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जब कभी कोई परमाणु विस्फोट किया जाता है तो कार्बन के सूक्ष्म कण, क्षुद्र पार्टिकल्स तथा रेडियो सक्रिय कचरे पृथ्वी के वायुमंडल में एक गुब्बारा अथवा बेहद बादल के रूप में फैल जाते हैं। इनका सांद्रण इतना अधिक घना होता है कि ये लगभग पूर्णतः उस स्थल के आसपास सूर्य की किरणों को सतह पर आने से रोक देते हैं। परिणाम स्वरूप उस स्थल के आसपास का तापमान 0 डिग्री के करीब हो जाता है और इससे शीतकालीन परिस्थितियां बन जाती है। इस विशिष्ट परिस्थिति को नाभिकीय शीत, न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। इस शीत के चलते हरित पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण जिससे पादप एवं जंतु समुदाय व्यापक तौर पर दुष्प्रभावित होते हैं। ऐसे साथ ही वायुमंडल में CO2 O2 का संतुलन बिगड़ने से पृथ्वी का ऊष्मा बजट भी असंतुलित हो जाता है। विकिरणों के असंतुलन के चलते जहां मौसमी दशाएं बदल जाती हैं वहीं मानसूनी वर्षा का स्वरूप भी कायम नहीं रह पाता। इस प्रकार यह घटना पृथ्वी को काफी हद तक असंतुलित की अवस्था में लाने वाली साबित हो सकती है। रेडियो समस्थानिक रेडियो आइसोटोप ऐसे परमाणविक नाभिकीय जो काफी अस्थायी प्रकृति के होते हैं, रेडियो समस्थानिक कहलाते हैं। ये काफी ऊर्जाक्षम एनर्जेटिक होते हैं और अपने विघटन के विघटन के क्रम में अधिक अस्थायी स्वरूप को प्राप्त कर ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इसी क्रम में ये अल्फा, बीटा और एवं गामा विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं। ऐसे रेडियो समस्थानिक वस्तु दो प्रकार के हो सकते हैं: प्राकृतिक रेडियो समस्थानिक, न्यूक्लियर रेडियो आइसोटोप जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि; कृत्रिम रेडियो समस्थानिक, आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप जैसे आर्सेनिक, सोडियम, फास्फोरस आदि। ऐसे समस्थानिकों की संख्या 1800 से भी अधिक है। चूंकि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका विशेषकर चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग संभव है, अतः भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के तहत BRIT, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी का गठन किया गया, जो कि ऐसे पदार्थों के निर्माण एवं विपणन का कार्य करता है। रेडियो समस्थानिक के व्यापक उपयोग को निम्न रूप में समझा जा सकता है: आर्सेनिक AS74 शरीर के ट्यूमर का पता लगाने में, सोडियम Na24 रक्त के थक्के का पता लगाने में, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को जानने में, कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार करने में, कैंसर थेरेपी, फास्फोरस P32 जीन अभियांत्रिकी में तथा रक्त संबंधी विकृतियों का पता लगाने में, लोहा Fe59 रक्त परिसंचरण की दर ज्ञात करने में, एक्टिनियम AC90 कैंसर का पता लगाने में, कोबाल्ट CO60 एवं इरिडियम ER192 कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में, कार्बन C14 जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में, रेडियो कार्बन डेटिंग, गामा विकिरण, जीवाणुओं के मुक्तिकरण में, सैनिटाइजेशन, उच्च उत्पादकता वाली अन्य की किस्मों HYVS हाई हेल्डिंग वैरायटीज के उत्पादन में, खाद्य प्रकीर्णन में, कीट प्रतिरोधी बीजों के उत्पादन में, फलों तथा एवं बीजों के रखरखाव में आदि में रेडियो आयु अंकन पद्धति, रेडियो कार्बन डेटिंग हमारे वायुमंडल में कार्बन 2 रूपों में पाया जाता है: C12 सामान्य कार्बन तथा C14 रेडियो सक्रिय कार्बन। हरित पादपों द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न की जाती है तो उसके लिए जिस कार्बन की जरूरत होती है CO2, उसमें C12 एवं C14 दोनों ही मौजूद होते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया के द्वारा ही भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण होता है, अतः इसमें जो कार्बन उपस्थित होता है वो अभी इन दोनों ही रूपों में पाया जाता है। जब जंतुओं द्वारा इन पादप उत्पादों को खाया जाता है तो कार्बन के ये दोनों ही रूप C12 एवं C14 जंतु शरीर में भी मौजूद होते हैं। जब किसी भी जीव की मृत्यु होती है तो उसमें C12 की मात्रा तो यथावत बनी रहती है, परंतु समय बीतने के साथ C14 की मात्रा घटती चली जाती है। C14 वस्तुतः एक रेडियो सक्रिय तत्व है, तो इसका भी गठन होता है। ऐसे में C12 एवं C14 के अनुपात के आधार
पर हम इस बात का पता लगा सकने की स्थिति में होते हैं कि कोई भी जीवाश्म फोसिल कितना पुराना है, अर्थात तो उसका जीवन काल क्या रहा होगा। ध्यातव्य है कि किसी भी जीव के जीवित रहने की स्थिति में C12 एवं C14 का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, जो कि 10⁻12 होता है। उदाहरण, यदि यह मान लिया जाए कि जीवाश्म के अंदर C12 की कुल मात्रा 1000 × 10⁻12 है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जीवाश्म जब जीवित अवस्था में जीव के रूप में था तो इसमें C12 की मात्रा यथावत ही रही होगी। C12 विघटित नहीं होता। इसका तात्पर्य यह भी है कि उस जीवित अवस्था में जीव में मौजूद C14 की कुल मात्रा 1000 रही होगी। C12 डबल रेशो C10⁻12 यदि जीवाश्म में वर्तमान में मौजूद C14 की मात्रा 500 हो, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसका द्रव्यमान जीवित अवस्था की अपेक्षा ठीक आधी रह गई है। हम यह भी जानते हैं कि C14 की अर्ध आयु ऑफ लाइफ पीरियड 5730 वर्ष होती है, अर्थात यह जीवाश्म 5730 वर्ष पुरानी मानी जाएगी। नोट, जितने समय में हम किसी रेडियो सक्रिय तत्व का द्रव्यमान आधा हो जाता है, उसे ही उस तत्व की अर्ध आयु हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, जिसे T1/2 से निरूपित किया जाता है। खाद्य प्रकीर्णन, फूड इरिटेशंस, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने हेतु इन्हें विकिरण के प्रभाव में लाया जाता है, खाद्य प्रकीर्णन कहलाती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में इस प्रक्रिया को विधिक मान्यता प्रदान की गई। ऐसे कई तरह के खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, शुष्क मेवे, आम, अदरक, लहसुन, प्याज, मांस, चिकन आदि, जिनका खाद्य प्रकीर्णन विधि से परिरक्षण किया जाता है। इस हेतु आयनीकृत विकिरणों, एक्स किरणों, गामा किरणों तथा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। ये ऐसे विकिरण हैं जिनकी मदद से खाद्य पदार्थ में विद्यमान सूक्ष्म जीवों, माइक्रोवेस की पूरी तरह समाप्त कर पाना संभव हो पाता है, ताकि इन्हें सड़ने गलने से बचाया जा सके। ऐसे पदार्थ जिनके उपयोग से इन विकिरणों को उत्पन्न किया जाता है रेडियो न्यूक्लियट्स कहलाते हैं, जैसे कोबाल्ट C60 एवं सीजियम CS137। लेकिन इन पदार्थों का उपयोग विकिरण डालने हेतु एक नियंत्रित रूप में ही किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि यदि किसी खाद्य पदार्थ पर 10 किलो ग्रे तक का विकिरण दिया जाता है, तो इसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता। ग्रे वस्तुतः विकिरित द्रव्यमान की इकाई है। 1 ग्रे बराबर 1 जूल/1 किग्रा। उपयोग विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों को संरक्षित होने से बचाने में, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं पोषक मूल्यों को लंबे समय तक बनाए रखने में, बीजों के अंकुरण एवं फलों के पकने के समय को बढ़ाने में, खाद्य पदार्थों पर कीटों एवं सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को समाप्त करने में, मांस एवं समुद्री उत्पादों के पश्चीकरण में विशेषताएं सिग्निफिकेंस। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आने देती, खाद्य पदार्थों को ताजा बनाए रखने में मदद करती है, खाद्य पदार्थों में से बीमारियों के लिए जमींदार तत्वों को समाप्त करती है। चूंकि C60 जल में विलेय है, अतः यह पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं फैलाता। सीमाएं, लिमिटेशन, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रकीर्णन संभव नहीं होता। किसी खाद्य पदार्थ की बिगड़ती हुई गुणवत्ता में सुधार नहीं ला सकती। यह विकिरण की मात्रा कम पड़ जाती है तो फिर खाद्य पदार्थ सड़ने गलने लगते हैं। यदि यह अधिक हो जाए तो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बन सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ अवांछित एवं विषैले तत्वों का निर्माण संभव है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल, बेंजीन पेरोक्साइड आदि, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होते हैं। यूरेनियम का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम प्रकृति का सबसे भारी तत्व है जिसका उपयोग परमाणु विधाओं में होता है। यह चांदी की तरह एक चमकदार धातु है जिसका नामकरण यूरेनस ग्रह पर हुआ है। खानों से यह पिच ब्लेंड के रूप में प्राप्त किया जाता है, जो कि वस्तुतः यूरेनियम के ऑक्साइड UO2 एवं UO3 का एक मिश्रण है। इसकी खोज 1789 में MH कॉर्पोरोथ ने की, जबकि
1842 में ई.एम. पिलिंगटन ने यह बताया कि यह दरअसल एक धातु है, कांच एवं मिट्टी के बर्तनों पोर्ट्रेटी को आकर्षक रंग प्रदान कर सकता है। सबसे उपयुक्त नाभिकीय ईंधन U-235 के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसका विकिरण मानव के साथ साथ तमाम जीव जंतुओं के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। संवर्धित यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया हेतु U-235 कहीं अधिक उपयुक्त ईंधन मानी जा गई है। ऐसा इसलिए है कि U-238 एक अन्य प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में यह अधिक अस्थायी अनस्टेबल प्रकृति का होता है। यही कारण है कि एक मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी द्वारा इसके नाभिक को विखंडित किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि प्रकृति में मौजूद U-235 की मात्रा मात्र 0.7% ही है। लगभग 99.3% मात्रा U-238 की ही है। समस्थानिक पृथक्करण प्रक्रिया आइसोटोपिक सेपरेशन प्रोसेस के माध्यम से U-235 की प्रतिशत 2.34% तक बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार से बढ़ा हुआ यूरेनियम ही संवर्धित यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम कहलाता है। यह एक प्रक्रिया यूरेनियम का संवर्धन इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कहलाती है। क्षरित यूरेनियम डिप्लेटेड यूरेनियम प्राकृतिक यूरेनियम U-235 के संवर्धन की प्रक्रिया के दौरान जिस अधिक घनत्व वाले धात्विक पदार्थ का निर्माण एक सह उत्पादक बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है, उससे ही क्षरित यूरेनियम कहते हैं। यह प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में 40% तक कम रेडियो सक्रिय होता है। यह यूरेनियम कई रूपों में उपयोगी है, विशेषकर सैन्य साज सामानों अथवा अस्त्रों आदि को ले जाने वाले वाहनों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। क्योंकि अत्यधिक घनत्व के कारण इस पर बंदूक की गोली भी निष्प्रभावी साबित होती है। मदद से इसकी मदद से निर्मित अस्त्र काफी संघातिक शक्ति वाले साबित हुए हैं। इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। यदि इसके सूक्ष्म कण सांस की मदद से फेफड़े में पहुंच जाए तो इससे कई तरह की विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इससे संक्रमित भोज्य पदार्थ अथवा जल हमारे स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित कर सकता है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम INEP इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग AEC एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना 1948 भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम INEP इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की घोषणा 1954 परमाणु ऊर्जा विभाग DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई, जो प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करती है। 1974 पोखरण राजस्थान में प्रथम परमाणु विस्फोट किया गया। 1998 पोखरण राजस्थान में ही दूसरा परमाणु विस्फोट किया गया। 1987 में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के तौर पर नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड NPCIL की स्थापना की गई। भारत ने वर्ष 1948 में ही नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी। इस नीति का सर्वाधिक प्रासंगिक पक्ष यह है कि इसमें नो फर्स्ट यूज की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि भारत अपनी परमाणु क्षमता का प्रयोग किसी भी अन्य देश की प्रथमता नहीं करेगा, लेकिन भारत अपनी परमाणु क्षमता को उच्चतम स्थिति में इसलिए रखना चाहता है कि ताकि वह न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता मिनिमम डिटर्नेंस हासिल कर सके। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से यह बात उठती रही है कि क्या भारत को परमाणु शक्ति के प्रथम प्रयोग नहीं करने की अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करनी चाहिए, वह भी तब जब उसके दो पड़ोसी देश चीन एवं पाकिस्तान उसके लिए परेशानियां खड़ी करती रही हैं। इस संदर्भ में यही कहना उचित होगा कि भारत ने प्रारंभ से ही शक्ति के प्रयोग को अंतिम उपाय माना है और उसने इस संदर्भ में लगातार संयम का परिचय दिया है। अभी तक किसी भी युद्ध की शुरुआत भारत द्वारा नहीं की गई है। संपूर्ण विश्व भारत को एक शांति प्रिय देश के रूप में पहचानता है। हमारी इस छवि ने हमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के साथ साथ सहयोग भी प्रदान किया है। इसने हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खास विश्वसनीयता स्थापित की है। ऐसे में भारत को यथास्थिति के साथ परमाणु शक्ति का विकास करने की जरूरत है, ताकि यदि कोई देश भारत पर हमला करता है तो
वह इसका प्रत्युत्तर दे सके। इसी तथ्य के मद्देनजर भारत द्वारा 3 चरणों में परमाणु ऊर्जा के विकास की रूपरेखा तय की गई है। प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज यूरेनियम 235 का ईंधन के तौर पर प्रयोग करते हुए तापीय ऊर्जा की प्राप्ति हेतु तापीय रिएक्टरों, दाबित भारीय जल रिएक्टरों PHWRs का प्रयोग करना। इसमें मंदक के तौर पर जहां भारी जल अथवा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, वहीं शीतलक के तौर पर भी भारी जल D2O का प्रयोग होता है। द्वितीय चरण सेकेंड स्टेज यह वस्तुतः एक ब्रीडर रिएक्टर है, क्योंकि इसमें यूरेनियम 238 का प्रयोग ईंधन के तौर पर करने से उसे प्लूटोनियम की उत्पत्ति होती है, जिसका द्रव्यमान यूरेनियम से अधिक होती है। फिर इस प्लूटोनियम को विखंडित कर तापीय ऊर्जा की प्राप्ति से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर ली जाती है। इसमें मंदक की आवश्यकता नहीं होती और शीतलक के तौर पर द्रवित सोडियम, लिक्विड सोडियम का प्रयोग होता है। यह रिएक्टर तापीय रिएक्टर की अपेक्षा कहीं कम रेडियो सक्रिय पदार्थों का उत्सर्जन करता है। तृतीय चरण थर्ड स्टेज भारत के पास थोरियम TH232 की अधिकता है, परंतु तकनीकी विशेषज्ञता हासिल न हो सकने के कारण हम इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के विकास में करने में असमर्थ रहे हैं। बसपा थोरियम का प्रयोग करते हुए यूरेनियम 233 के माध्यम से परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति को संभव बनाने का कार्यक्रम इसमें निहित है। भारत द्वारा संपन्न नाभिकीय समझौते न्यूक्लियर डील डन बाई इंडिया वर्ष 2016 तक भारत ने निम्न देशों के साथ नागरिक, सैन्य, गैर सैन्य नाभिकीय समझौते सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट संपन्न किए थे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक गणराज्य, फ्रांस, जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नीमिया, रूस, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, USA तथा वियतनाम। 6 सितंबर 2008 को NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ने भारत को छूट प्रदान करते हुए उसे नागरिक, नाभिकीय, तकनीकी एवं ईंधन अन्य देशों से प्राप्त करने की इजाजत दे दी। परमाणु संपन्न देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि बिना परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर किए इसे छूट को हासिल कर सका है। भारत ने वर्ष 2005 में ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इस एक नाभिकीय समझौता किया, जिसे 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं। दरअसल अमेरिका एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 के खंड 123 में यह व्यवस्था की गई कि अमेरिका एवं किसी अन्य देशों के बीच नाभिकीय समझौते की पूर्व शर्त यह होगी कि उस संबंध देश को अमेरिका के साथ सहयोग समझौता एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन करना होगा। इस आधार पर वर्ष 2009 में भारत द्वारा लोक लेटर ऑफ इंडिया जारी किया गया, जिसका उद्देश्य अमेरिका से 1000 मेगावाट परमाणु शक्ति को प्राप्त करना था, लेकिन इस समझौते को अभी तक व्यवहारिक स्वरूप प्राप्त नहीं हो सका, जिसके पीछे मूल वजह उस प्रावधान को माना जा रहा है जिसे कि नाभिकीय उत्तरदायित्व कानून, न्यूक्लियर लिएबिलिटी लॉ के नाम से जाना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत द्वारा स्थापित यह विशेष कानून विदेशी नाभिकीय कंपनी को हतोत्साहित करने वाला है, क्योंकि इसमें यह व्यवस्था है कि यदि नाभिकीय संयंत्रों में आई किसी भी तरह की विकृति से कोई दुर्घटना घटती है, तो दुर्घटनाग्रस्त अथवा प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति देने की जिम्मेदारी संबंध कंपनी की बनती है। परमाणु अप्रसार संधि NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी 1 जुलाई 1968 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 5 मार्च 1970 को यह संधि प्रभावी बनी। इसके तहत कुल देश 190 शामिल हैं। 5 प्रमुख देश इसमें शामिल नहीं हैं: भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया 2003 में संधि से बाहर आ गया था। यह दक्षिणी सूडान। संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु अस्त्रों एवं इसके संबंध प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है, साथ ही परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देकर पूर्ण निशस्त्रीकरण को संभव बनाना है। संधि के तहत चुनिंदा देशों को इस संधि से परे रखा गया है, जिसे परमाणु संपन्न राष्ट्र राज्य NWSP न्यूक्लियर वेपन स्टेट
पार्टीज का दर्जा दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस एवं चीन, इन पांचों देशों को परमाणु अस्त्र को बनाए रखने की छूट यह संधि परमाणु प्रदान करती है, क्योंकि इन्होंने यह शक्ति 1 जनवरी 1967 से पूर्व ही हासिल कर ली थी। भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि इसकी यह स्पष्ट मान्यता रही है कि यह संधि विभेदनकारी, डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि इसमें चुनिंदा देशों की परमाणु शक्ति संपन्न को बनाए रखने की विशिष्ट छूट प्रदान की गई। भारत का मानना है कि इस संधि की सर्व सार्थकता तभी संपन्न है जब विश्व को पूर्णतः परमाणु अस्त्र रहित बनाया जाए। नाभिकीय आपूर्ति समूह एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई। कुल सदस्य संख्या 48। यह एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण संधि है, जिसके तहत ऐसे देश शामिल हैं जो कि नाभिकीय ईंधनों एवं प्रौद्योगिकी को निर्यात करने की समर्थ रखते हैं। संधि के तहत यह व्यवस्था कायम की गई कि सदस्य देशों द्वारा किसी भी गैर सदस्य देशों को नाभिकीय पदार्थ, उपकरण अथवा प्रौद्योगिकी का निर्यात नहीं किया जा सकेगा, ताकि परमाणु अस्त्रों का अप्रसार संभव हो सके। भारत इस समूह की सदस्यता हेतु पिछले कई दशकों से प्रयासरत रहा है, ताकि वो नाभिकीय शक्ति का समुचित विकास कर सके, परंतु कई ऐसे देश हैं, खासकर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड एवं तुर्की, जो भारत को इसमें प्रवेश होने के मार्ग में इस आधार पर रोड़े अटकाते रहे हैं। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसीलिए उस पर भरोसा नहीं जताया जा सकता है।